क्यों नहीं। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी 19,400 के ऊपर और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त आज अच्छी खासी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। और ये फर्स्ट हाफ में बात भी करते हैं। गुड आफ्टरनून अजय, गुड आफ्टरनून डिम्पी। अजय, ये तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, सुबह हम डिस्कस कर ही रहे थे कि सेकंड हाफ में रिकवरी जिस तरह से बाजार खुला दबाव के साथ, पीसीआर ऑलरेडी दिखा रहा था कि नियर टर्म में ओवरसोल्ड हो गया है। तो आज सुबह के गैप डाउन के बाद आप बेचने नहीं आए थे। हाँ। फिर आप वो लास्ट ऑफ द बेयर होंगे जो बेच रहे हैं, जिसने 20,000 पे नहीं बेचा, 20,000, 19,500 पे नहीं, 800 पे नहीं, 600 नहीं, 700, 19,300 पे आके बेच रहे हैं आप। हाँ। तो मतलब आप लास्ट ऑफ द बेयर 700 पॉइंट गिरने के बाद बोलो जो वीक बेयर होता है, ये हमेशा हम बात करते हैं। तो आज एक्चुअली गैप डाउन पे खरीदने वाला था और हमने सुबह बात की थी शॉर्ट कवरिंग के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एग्जैक्टली वही शॉर्ट कवरिंग आई, शानदार था। 120 पॉइंट के करीब आपको निफ्टी में रिकवरी नजर आई है और करीब 300 पॉइंट की रिकवरी आपको बैंक निफ्टी में नजर आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता नियर टर्म बॉटम बन गया या नहीं, लेकिन चांसेस ये हैं कि हम एक बहुत ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पे ले के पैसा बनेगा आपका। इस भाव से फ्रेश बेच के पैसा बनने के चांसेस कम है। और अगर आप मंदी का गेम खेल रहे हैं, बिल्कुल आपका व्यू हो सकता है, तो आपको रैलीज को शॉर्ट करना है। खैर फर्स्ट हाफ में तो ऐसा हुआ, लास्ट आवर ट्रेड में क्या होता है ये देखना होगा। रिलायंस ने बहुत अच्छी संभला बाजार और संभाला बाजार को, और बैंक्स में कोटक आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी अच्छा संभाला है बाजार को, ये एक अच्छी बात हुई है। अगर हम देखें मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं कहीं पे जहाँ रिजल्ट अच्छे हैं, जैसे स्किपर और 2-4 नाम आपको बता सकता हूँ, जहाँ एक्शन अच्छा हुआ है और थोड़ा ध्यान से आपने दिया वहाँ पैसा बना। सुबह हमने आपको बताया था लैंडमार्क कार्स कैटेगरी बहुत शानदार है, बहुत ही बेकार नंबर इस बार दिखे आपको, लेकिन ये वन ऑफ था और इसलिए आपको उसके अंदर जाना चाहिए था। बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आई, करीब आज 685-90 का लो बना है और आपको 750 में मिल रहा है। तो पॉइंट 725 में मिल रहा है। पॉइंट ये कि ओवरसोल्ड बाजार से रिकवरी का गेम फर्स्ट हाफ ने खेल लिया और अब देखना ये होगा कि सेकेंड हाफ में किस तरह के ट्रेड्स बन रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्य हैं, हमारे साथ राजेश अग्रवाल भी हैं और भी हमारे साथ पैनलिस्ट अंशु जैन भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले टेक्निकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। लक्ष्य है हमारे साथ बात करने के लिए। लक्ष्य, एक अच्छा रिबाउंड इंटरडे तो आ गया, यहाँ से अभी आप अपनी स्क्वायर करेंगे लॉन्ग पोजीशन अगर आपने फर्स्ट हाफ में ली और आप प्रॉफिटेबल हैं, ये कैरी करेंगे क्योंकि कल छुट्टी है, कल बाजार बंद है, या आप रैलीज को शॉर्ट करने की राह देख रहे हैं? जी, यहाँ पे दोनों व्यू बनते हैं। पहली चीज ये थी कि बॉटम पे आज जो मॉर्निंग का डिप था उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जैसी उम्मीद की गई थी, तो वहां पे निकलना सबसे अच्छा डिसीजन था। लेकिन उसके बाद अभी अगर कोई बुलिश होना चाहता है उसके लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि कल छुट्टी है, और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो आप ऑलरेडी एक बाउंस के बाद डरे हुए हो क्योंकि और बाउंस भी आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी कोई अगर कैरी करना चाहता है इंडेक्स में पोजीशन तो बेटर है पास दे दे, क्योंकि कल की छुट्टी है, परसों हम खुलते हैं तो यूएस मार्केट क्या कर चुका होता है हमें नहीं पता। तो मेरा मानना है राइट नाउ निफ्टी में 19,480 तक के बाउंस अगर आते हैं, 480, 520, वहां पे अगर आज ही पहुंच जाए तो वहां पे अगर कोई शॉर्ट करता है वो एक ठीक ठाक एरिया है जहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि 500 का लेवल एक सपोर्ट की तरह था तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और बैंक निफ्टी में 44,400 के आसपास, 400, 450 वहां पे जाता है तो वो एक शॉर्टिंग पोजीशन है जहां पे आप गलत भी हो सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने सही जगह शॉर्ट किया है और सही हुए तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इस जगह पे थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे मेरा व्यू पूरा स्टॉक स्पेसिफिक है। मैंने बाउंस के लिए प्ले किया था, सारे स्टॉक मैंने जो दिए थे वो बाउंस के ही थे, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। लेकिन इंडेक्स में फिलहाल मैं पास दूंगा, कोई बहुत एग्रेसिव यहाँ शॉर्ट या लॉन्ग ना बनाए और एक बाउंस की वेट कर ले, वो बेटर चांस है। ठीक है, बाउंस का आप यहाँ से वेट करेंगे। फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड आपको इतना फेवरेबल यहाँ से नहीं दिखता शॉर्ट का। जिन्होंने रिकवरी प्ले किया उनके लिए तो आज का दिन अच्छा रहा। अंशुल से भी समझते हैं कि वो इस वक्त स्ट्रैटेजी स्टॉक्स को लेकर अब क्या बना रहे हैं। अंशुल, वेरी क्विकली आपकी सीधा रिकमेंडेशन की बात करते हैं। आप कौन से स्टॉक्स इस रिकवरी में जो इस समय आप कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लग रहा है बेट करने चाहिए? देखिए, मैं बाय देना चाहूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज पे 1545 पे। इसमें एक अच्छा फेड लो का फॉर्मेशन है तो शॉर्ट ट्रैप हुए हैं और शॉर्ट कवरिंग के सहारे ये 1585 तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ, यहाँ भी शॉर्ट ट्रैप दिख रहे हैं। 635 पे बाइंग बनेगी, 625 का स्टॉप लॉस रहेगा और 655 का टारगेट रहेगा। दोनों स्टॉक्स में कॉमन पैटर्न है, फेड लो की फॉर्मेशन है और शॉर्ट्स बहुत हद तक ट्रैप दिख रहे हैं। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ आप यहाँ से लेंगे स्टॉक, और गोदरेज प्रॉपर्टीज आपने बात करी। क्विकली
कॉल्स भी खत्म कर लेते हैं, आपकी भी ले लेते हैं लक्ष्य। आपके ट्रेडिंग बेट्स क्या हैं आज के, फिर एक फंडामेंटल नजर भी लेंगे बाजार पर। तो मेरा पहला था टाटा स्टील। ठीक है, बाउंस का आप यहाँ से वेट करेंगे। फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड आपको इतना फेवरेबल यहाँ से नहीं दिखता शॉर्ट का। जिन्होंने रिकवरी प्ले किया उनके लिए तो आज का दिन अच्छा रहा। अंशुल से भी समझते हैं कि वो इस वक्त स्ट्रैटेजी स्टॉक्स को लेकर अब क्या बना रहे हैं। अंशुल, वेरी क्विकली आपकी सीधा रिकमेंडेशन की बात करते हैं। आप कौन से स्टॉक्स इस रिकवरी में जो इस समय आप कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लग रहा है बेट करने चाहिए? देखिए, मैं बाय देना चाहूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज पे 1545 पे। इसमें एक अच्छा फेड लो का फॉर्मेशन है, तो शॉर्ट ट्रैप हुए हैं और शॉर्ट कवरिंग के सहारे ये 1585 तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक है HDFC लाइफ। यहाँ भी शॉर्ट ट्रैप दिख रहे हैं। 635 पे बाइंग बनेगी, 625 का स्टॉप लॉस रहेगा और 655 का टारगेट रहेगा। दोनों स्टॉक्स में कॉमन पैटर्न है, फेड लो की फॉर्मेशन है और शॉर्ट्स बहुत हद तक ट्रैप दिख रहे हैं। ठीक है, HDFC लाइफ आप यहाँ से लेंगे स्टॉक, और गोदरेज प्रॉपर्टीज आपने बात कही। क्विकली कॉल्स भी खत्म कर लेते हैं, आपकी भी ले लेते हैं लक्ष्य। आपके ट्रेडिंग बेट्स क्या हैं आज के, फिर एक फंडामेंटल नजर भी लेंगे बाजार पर। तो मेरा पहला था टाटा स्टील, बाय था, स्टॉप लॉस 116, टारगेट 121 के लिए। SBI बाय, स्टॉप लॉस 554, टारगेट 569 572 के लिए था। और महिंद्रा एंड महिंद्रा बाय था, टारगेट 1555, स्टॉप लॉस 1530। ये दोनों एक इंट्राडे या कल मतलब जो अपना इंडिपेंडेंस डे के अगले दिन जो बाउंस होगा, एक उम्मीद है मुझे कि बाउंस हो सकता है, उसके लिए है। उसके बाद हम फिर से शॉर्ट एक एरिया में पहुंच जाएंगे जहां शॉर्ट करेंगे। तो सिर्फ ये एक मोमेंटम के लिए है, ना कि पोजिशनल बाय। ठीक है, एक मोमेंटम प्ले आपको मिल रही है, इसलिए स्टॉप लॉसेस और टारगेट अच्छे से आप नोटिस करके ट्रेड ले सकते हैं। अंशुल ने भी अपनी कॉल से दी है, लक्ष्य ने भी दे दी है, राजेश सर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और आपको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। राजेश सर, आपका कोई फंडामेंटल सेगमेंट, थीम, शेयर कुछ आप बताना चाहें? गुड आफ्टरनून दिव्य जी, अजय जी, प्रियंका जी और हमारे दर्शकों को सबको 15 अगस्त की आखिरी शुभकामनाएं। एक बहुत ही अच्छे दिन हम साथ में बैठे हैं और बाजार करेक्शन के मोड में है। अगर आप देखो तो पिछले 3 हफ्ते से लगातार करेक्शन मोड में दिखा रहा है। कुछ RBI के डिसीजन जो फुल ईयर इन्फ्लेशन टारगेट वगैरह बढ़ाए और जो भी खबरें आई FI की सेलिंग सब चीजों से हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देख लिया। 19,900 के आसपास के लेवल से 19,400, 550, 600 पॉइंट का करेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है। हमारा ये मानना है कि अगर छोटी अवधि की बात की जाए तो 19,050 और 19,800 का एक दायरा है, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस साल के अंत तक हम 20,000 के ऊपर खड़े होंगे, और उसमें हमें कोई इस वक्त दो राय नजर नहीं आ रही। कोई थीम की अगर प्ले करना हो तो मैं समझता हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ जाना चाहिए। इस बार के नतीजे सबके बहुत शानदार आए। अगर आप देखोगे तो सारे ही पब्लिक सेक्टर बैंक, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो सबने बहुत अच्छे नंबर्स दिए। उसमें भी अगर किसी एक को चुनना हो तो लार्ज कैप में SBI रहेगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की बात मैं ज्यादा तवज्जो देना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप देखो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत ही शानदार नंबर दिए हैं और टॉप परफॉर्मर रहा है जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें से। अगर आप देखो तो लोन एंड डिपॉजिट दोनों में 25% की ग्रोथ आई है, कासा 50% के ऊपर आया है, नेट NPS 0.23-0.24 के आसपास है। और सिर्फ इस बार ही नहीं, पिछले 3-4 क्वार्टर से बैंक ने लगातार अच्छे नतीजे दिए। 1,000 करोड़ की कुछ दिनों पहले उन्होंने QIP करी थी जिससे उनके लेंडिंग में सुविधा मिलेगी, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये परफॉर्मेंस जारी रहेगी और यहाँ पे एक बार ध्यान देना चाहिए। और अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो हम रिलायंस में बहुत बुलिश हैं। OTC सेगमेंट में थोड़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस आई है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगी। केपेक्स की इंटेंसिटी जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। जियो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिलायंस रिटेल की अगर बात की जाए तो 18,000 के ऊपर स्टोर्स है, जहां दूसरे रिटेल चेन्स के 800-900 स्टोर होते हैं, 800 भी नहीं होते। ये ऐसी कंपनी है जो हर तिमाही में 800 नए स्टोर जोड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई को मध्यम से लंबी अवधि 1.5 साल की अवधि में रखना हो तो रिलायंस एक बहुत अच्छा प्ले हो सकता है। और कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस हो जाता है तो वो तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पे तो ध्यान रखिएगा। वैसे भी आज
आपके डीमेट अकाउंट में। आप सबके फाइनेंशियल्स के शेयर्स तो आगे होंगे, लेकिन रिटेल के बारे में जो आपको जानकारी दे रही थी ना, रिलायंस के अंदर एक और ऐसा सेगमेंट है जो अभी भी इसी के ही अंदर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही है, इसका टेलीकॉम बिजनेस भी इसी के अंदर ही है। देखते हैं आगे चल के इसको लेकर मैनेजमेंट क्या कहेगी, लेकिन ये रखने के लिए एक बेहतर। क्या बात है, मार्केट में बहुत ही शानदार रिकवरी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेके आइए जरा इंटरडे, ये देखना जरूरी है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है इस समय कंपेयर। इतना अच्छी रिकवरी तो वहाँ भी है, बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी लार्ज कैप्स में। लेकिन 3 बजने को आए हैं, कुछ स्टॉक्स पे, कुछ स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह के ट्रेड्स बनते हैं ये अपने पैनलिस्ट से चेक करते हैं। लक्ष्मी मशीन वर्क्स एक स्टॉक है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये टेक्सटाइल स्पेस का एक प्रॉक्सी प्ले माना जाता है। अंशुल जरा इसके चार्ट चेक करके आप बताएं क्या इसमें एक ट्रेड बन रहा है। ये लक्ष्मी में एक कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है और 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज तीनों बुलिशली पोजीशन है और वीकली चार्ट पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए 13,400 के ऊपर। तो जैसे ये 13,400 निकलता है, इसमें एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा 14,400 जो इमीडिएट स्विंग हाई है, और एक बार ये लेवल निकलता है तो 15,400 तक के टारगेट्स बनेंगे। 50 डे मूविंग एवरेज से जनरली स्टॉक जब चलना चालू करता है तो 15% की मूव देता है, उस हिसाब से 15,400 तक के टारगेट बनने चाहिए। राजेश सर, एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल, कहा जाता है कि इसके पैसे इतने रखे गए थे कि आराम से लिस्ट तो हो गया, लेकिन उसके बाद चलने के लिए इसमें ज़रा दम नहीं बचा। एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए। आज की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, वॉल्यूम भी है, प्राइस एक्शन भी है, और आज ये ना मार्केट के बिल्कुल उलट चला। बाजार जिस समय कमज़ोर हो रहा था उसी समय से और स्ट्रांग हुआ, और लास्ट में आते आते देखिए बहुत ही शानदार इसकी क्लोजिंग भी मिली है। आप इसको फेयर वैल्यू मानते हैं, ओवर वैल्यूड मानते हैं, या फिर अंडर वैल्यूड मानते हैं इस शेयर को? देखिए, हिसाब से तो ये ओवर वैल्यूड है, लेकिन जिस तरीके की ये मूवमेंट आज दिखा रहा है, मुझे लगता है कि आईपीओ के बाद वाली मूवमेंट है और थोड़ा और चल सकता है। तो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी जिसमें बिल्कुल बनती है। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर यहाँ से 10-15% की मूव दे दे, लेकिन निवेश के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये ओवर वैल्यूड है। ठीक है, निवेश के लिए ओवर वैल्यूड है। वैसे ठीक है, ट्रेडिंग के हिसाब से अगर किसी को देखना हो तो टेक्निकल्स की ज़्यादा हेल्प मिलेगी नहीं, तो आप थोड़ा अपना सेंस लगा के ट्रेड कीजिएगा अगर आप इसमें करना चाहते हैं। आज का वॉल्यूम और प्राइस पैटर्न ऐसा था कि जिसकी वजह से हमको इस शेयर के बारे में पता करना पड़ा। खैर आगे बढ़ते हैं, खबर गर्म है, हमारा एक खास सेगमेंट है। शरद मिर्जा जुड़ चुके हैं। शरद बताइए कौन सी खबर है आज? जी बिल्कुल, डीलर से हमारी बातचीत हो रही है और कैंपस एक्टिवेयर फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे जो है डीलर्स कह रहे हैं कि एचएनआई बाइंग देखने मिल रही है कुछ काउंटर्स में। और याद रखिए हाल ही में जो है डीमर्जर हो गई थी मिर्जा इंटरनेशनल की, जो रेड टेप की बिज़नेस है वो भी लिस्ट हुई थी। हालांकि वैल्यूएशंस लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक के वैल्यूएशंस 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे महंगे हो गए हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो की डीआईज ऑलरेडी इन्वेस्टेड कंपनी में है, वो है एबीएसएल म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। और स्टॉक को देखें तो लगभग 53% डाउन अबे अपने 2022 के हाई लेवल से देखने मिली है। और हमने जब वैल्यूएशन चेक किया इनके पीयर्स के साथ, बाटा के साथ, तो यहाँ पे पाया गया कि वन ऑफ द चीपेस्ट फुटवेयर स्टॉक्स है, जहाँ पे इनके जो 1 ईयर फॉरवर्ड पी रेशियो है ऑलमोस्ट 40 टाइम्स का आ रहा है। आगे जाते हुए कुछ शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हैं स्टॉक के लिए। ब्रोकरेज का मानना है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में, क्योंकि ओवरऑल जो फेस्टिव सीज़न है उस पर जो है पूरी एक वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल सकती है। कंपनी ने कहा अपने कॉन कॉल में कि कोई सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक नहीं लिया गया है, और आगे जाते हुए जो मेजॉरिटी ऑफ उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको उसी प्राइस में वो बेचने वाली है, यानी कि कोई प्राइस कट नहीं लेगी कंपनी। और आखिर में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो एबिडा मार्जिन है वो एक हायर लेवल्स पे हो, ऑलमोस्ट 19.5 to 20.5% पे। तो शॉर्ट टर्म में जो गाइडेंस जो आ रही है वो बहुत पॉजिटिव देखने मिल रही है कंपनी की। कैंपस में ओके ठीक है, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं यहाँ पर एचएनआई बाइंग चल रही है। कैंपस एक्टिवेयर इनफैक्ट शुक्रवार से हम देख रहे हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ डिलीवरी वॉल्यूम्स भी रहे हैं, कैंपस के नंबर्स भी अच्छे आए थे। और लेकिन बड़े ट्रिगर्स जो हमें यहाँ पर शरद बता के जा रहे हैं कि मार्जिन में और सुधार की उम्मीद। शुक्रिया शरद ये जानकारी के लिए। इनफैक्ट पूरा अगर आप फुटवेयर स्पेस भी देखें ना
तो वहाँ पर ये स्पेस भी बहुत हिट था लास्ट 2 क्वार्टर्स में। अगर आप अजय देखें वो जो रूरल सेंटिमेंट था, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा मार्केट रूरल एरिया, टियर 2 टियर 3 सिटीज, चप्पल से जूते पे की तरफ परमानेंटली आ रहे हैं, लाइफस्टाइल शूज पहनते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल, क्योंकि वो जो है हर तरफ चल जाता है, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, बिल्कुल, और इनकी रेंज अब हर चीजों में ये कैटेगरी बनी है नहीं, बहुत बड़ी कैटेगरी। लेकिन मेरा सवाल इनके वैल्यूएशन पे था। सब कुछ ठीक है, बट 50 टाइम 40 टाइम फॉरवर्ड, आफ्टर ऑल है तो कमोडिटी टाइप का, मार्केट ने करेक्ट कर ही दिया, मार्केट हमेशा करेक्ट कर देता है। अग्रवाल साहब ये बताइए, एक बहुत बड़े पीएमएस ने भी रिलैक्सो बेचा भी, हालांकि वो बॉटम कर गया स्टॉक वहां से, उसके बाद ही चलना शुरू हो गया, उसके बाद से चला था। लेकिन ये जो पूरे जूते का खादिम, कैंपस, रिलैक्सो, बाटा, ये इनके वैल्यूएशन पे आपको कंफर्ट आता है कहीं पे? जी नहीं आता है, क्योंकि जैसा अभी आप भी कह रहे थे ना 40-50 की पी, मुझे तो समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर मेरे को लाइफस्टाइल में ही जाना हो तो बहुत से ऐसे स्टॉक है जो कम पी में मिल रहे हैं या इससे अच्छे वैल्यूएशन पे हैं। और अगर जूते के बिजनेस में ही जाना हो, फुटवेयर में, तो मैं सोचता हूँ व्हाई नॉट बाटा। और अगर वैल्यूएशन के लिहाज से खास बात की जाए तो एक छोटी कंपनी है श्री लेदर, अगर उनके वैल्यूएशन देखेंगे और उनकी जिस तरह की मार्जिन प्रोफाइल है तो वो बेटर बैठती है, लेकिन उसमें वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। फेयर पॉइंट। लेकिन अभी नियर टर्म में ट्रेड पॉसिबल बन सकता है, और इसके लिए आपको बता रहे थे, इसकी पर नज़र रखिए। वाकई में इतना बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन दिखता है तो बाजार का इंटरेस्ट तो आ ही जाता है, वो बात तो फैक्ट है। एक बार लैंडमार्क कार्स की तरफ जाइए। हमने सुबह आपको बताया था कि इसके अंदर वन ऑफ है बहुत बड़ा, और मैनेजमेंट ने गाइड भी किया अपनी प्रेस रिलीज में, रिजल्ट प्रेजेंटेशन में, कि इस क्वार्टर में कुछ उन्होंने वन ऑफ एडजस्टमेंट्स किए जिसकी वजह से नंबर खराब दिख रहा है, लेकिन अगले क्वार्टर से नॉर्मलाइज कर जाएगा। स्टॉक 4-5% गैप डाउन खुला था, 685-86 का लो बनाया, हमने सुबह आपको बताया था। देखिए अगर इसकी वजह से गिर रहा है इतनी शार्पली, और आज ही इंट्राडे अच्छी खासी 83 का लो है, इनफैक्ट अभी 730 पे है, तो आपको 50 रुपये तो सीधे मिल गए। लेकिन यहां से अगर लेके बैठे हैं आज सुबह इंट्राडे, तो आज ही दे दें क्या लक्ष्य, या अगले वीक खेलना चाहिए और थोड़ा होल्ड करें इसको? जी मुझे लगता है कि इसको होल्ड कर सकते हैं अभी यहाँ से। क्या 750 होल्ड कर सकते हैं? स्टॉप लॉस 718, 716 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। तो क्या नियर टर्म टारगेट 716 का स्टॉप लॉस लगा के क्या टारगेट मिल सकता है एक हफ्ते में? 745, 750 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। शानदार, एकदम फर्स्ट क्लास आंसर देते हुए, क्योंकि एकदम सटीक और प्योर शार्प पिन पॉइंटेड। करेक्ट, ठीक है। कुछ मिड कैप के भी और स्टॉक्स देखते हैं, क्योंकि बाजार में अच्छी रिकवरी तो प्ले हुई है। इनफैक्ट बैंकिंग तो हरे निशान में आ भी गया था, अब कुछ थोड़ा सा स्लिप हुआ है, लेकिन बैंक्स के साथ साथ मिड कैप स्पेस में भी जहां तेजी बढ़ी है उसमें काउंटर्स लाइक जी है। जी 2 दिन, इनफैक्ट जब वो एनसीएलटी का जिस दिन अप्रूवल आया उसके बाद से 16% चला, और उसके बाद फिर हमने देखा थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी। आज सुबह भी ये वीक था, अब ये रिकवर भी हो गया अच्छा खासा, 0.5% ही रिकवर हुआ है। लेकिन क्या इन लेवल पर बाइंग देखते हैं आप अंशुल? जी में बाइंग बन रही है। जी में वीकली चार्ट पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट है, और जैसे ये 280 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा। पहला टारगेट 338 का रहेगा शॉर्ट टर्म में, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर वेट करते हैं तो ऊपर में ये स्टॉक आराम से 400 तक के लेवल दिखाएगा, बट ये 3 महीने का समय लगेगा। शॉर्ट टर्म में 280 के ऊपर जैसे निकलता है, इसमें फ्रेश मोमेंटम रहेगा 338 के लिए। ये तो हो गया जी पे बात, लेकिन सन टीवी को लेके आई है। सन टीवी पे सुबह डिस्कशन हुआ था। सन टीवी के रिजल्ट में आईपीएल का हिस्सा अच्छा था, और हमने बताया था कि इस पर आप नज़र बना के रखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी एक्चुअल कोर रिजल्ट की जगह आईपीएल का कंट्रीब्यूशन की वजह से चाल आई थी। सन टीवी भी आज 535 वाला इस समय 551 में मिल रहा है। थोड़ा रिबाउंड है, नीचे से उछाल है, लेकिन रन अवे रैली नहीं है। अंशुल इस पे चार्ट चेक बता दें सन टीवी पे। टीवी में भी वीकली चार्ट पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट बन रहा है। यहाँ पे 553 का ब्रेकआउट जैसे ही मिलता है, स्टॉक में 585 और 629 तक का मूव मिलेगा। और एक चीज नोट करेंगे तो सीएनएक्स मीडिया जो इंडेक्स है उसमें एक फील्ड लो बना है, तो उसमें एक शॉर्ट ट्रैप है, तो उसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग लगभग सभी स्टॉक्स में तेजी दिख रही है। तो मीडिया एज इन पूरा इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिख रही है। राजेश जी को लेके आइए विंडो में, और लेके आइए डिवीज का स्टॉक। ये होती है अनुभव और सटीक स्टॉक पिकिंग। हमने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि देखिए कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है डिवीज। कमजोर रिजल्ट आया, कमेंट्री भी कमजोर सी दिखी, और हमने बताया भी यही सवाल हमने पूछा, जैसे हमारे डिम्पी जी बोलते हैं एकदम मासूम सा सवाल पूछा हमने। राजेश जी ने कहा इस भाव से मंदी मत करिएगा,
इस भाव से आपको लेना है और स्टॉक 1% ऊपर इस समय हो गया, बहुत ही शानदार। राजेश जी मान गए, ये आपकी स्टॉक पिकिंग की हमने दाद दे रहे हैं। डीवीज को भी इंटरडे लेके आइए, नेगेटिव वाला 1% हरे निशान में आ गया, ये देखिए 2% हो गया डेज हाई की तरफ, 60 रुपए, क्या बात है। तो सारा के सारा यानी नेगेटिविटी प्राइस इन था, ये अनुभव से ही आता है। हाँ करेक्ट, ठीक है बिल्कुल। लेकिन इस बीच बैंक्स में अच्छी रिकवरी दिख रही है और इनफैक्ट अब आप 450 के ऊपर 19,450 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से सारे लॉन्ग के ट्रेड्स ही आप लेकर जाएंगे इंडेक्स पर भी। लक्ष्य एक बार व्यू बताएं। जी फिलहाल मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से बाउंस थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन 19,550 600 तक, लेकिन सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो स्ट्रक्चर लग रहा है आईटी में अच्छा लग रहा है, कुछ बैंक्स में रिकवरी दिखी है, तो मुझे लगता है आईटी, बैंक्स, रिलायंस, ये तीन संभालने का काम कर सकते हैं। रिलायंस में काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वो संभालने का काम कर सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट करना तो मुझे नहीं लगता अभी सही है, और आज जो निगेटिविटी थी उसको एब्जॉर्ब कर चुका है मार्केट, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर डिप भी आता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। एक इंटरेस्टिंग मूव आज निफ्टी से मिला है, सुबह हमने आपको चार्ट के जरिए भी बताया था। तो यहाँ पे यही खासियत है 18 आवर्स ऑफ देश की कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स, एंकर, टेक्निकल एनालिस्ट, फंडा, डेरिवेटिव एनालिस्ट सब कुछ मिलजुल कर एक राह ज़रूर आपके सामने रखते हैं। एक बार अगर आप निफ्टी का चार्ट दिखा पाएँ तो सुबह हमने इसकी 50 डेज़ की एवरेज की इम्पोर्टेंस आपको दिखाई थी, विक्स भी दिखाया था, आपको ध्यान होगा। तो दोनों चीज़ें हमने दिखाई और वहीं से ही आप देखेंगे पलटा मार्केट 257 का लो बना, वही 257 मार्केट का आज का सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव था। खैर एनी हाउ हम अलग अलग स्टॉक्स पे और भी चर्चा कर रहे हैं। आईटीसी के भी नंबर आना बाकी हैं, ये वो मैं जिस चार्ट के बारे में बता रहा था, और ये वही लाइन है, ये वही डॉट पॉइंट है जहाँ पर हमने कहा एक बार बॉटम अगर बन गया तो फिर आज के लिए है। हालांकि अभी खतरा टला नहीं, आप ऊपर एक स्लाइडिंग लाइन और देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक रिलीफ के तौर पर ये ज़रूर है। और इसकी इंपॉर्टेंस हमने आपको पिछले जाके और भी दिखाई थी कि देखिए अप्रैल के बाद ही पहली बार ऐसा मौका है जब इसको हम टच करते हुए जा रहे हैं। खैर एनी हाउ डिविस के नंबर आए, डिविस की कमेंट्री आई, शेयर आपने देखा। आईटीसी के नंबर अभी आना बाकी हैं। आईटीसी का चार्ट लक्ष्य आपको क्या बता रहा है, ये नंबर्स के बाद रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा करेगा, और अगर करेगा भी तो किस तरफ करेगा, शॉर्ट की तरफ कि लॉन्ग की तरफ? देखिए फ्लैग पोल पैटर्न बना रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये स्लाइड है ये बहुत स्लो है। तो इस स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं है पैनिक है, लोग भाग रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी है। रिजल्ट कैसे भी आए, मोस्ट प्रॉब्ली रिजल्ट डिसेंट ही आएंगे, और अगर अच्छे आते हैं तो यहाँ पे बाउंस की पूरी जगह है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ पे लॉन्ग जाता है तो रिस्क और रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन है। मुझे लगता है यहाँ पे 470 के लेवल आ सकते हैं, 4 to 5% का अपसाइड अगर रिजल्ट अच्छा आता है। अगर डिसेंट रिजल्ट आता है तो भी 462 464 के लेवल आ सकते हैं। और आपका किसी भी केस में, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपको सीधे रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा कैपिटल अपना बहुत ज्यादा डिप्लॉय ना करें। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका करीब 442 का रहेगा, और एक अपसाइड आपको मिल सकता है 15 to 25 रुपीज का, डिपेंडिंग अपॉन रिजल्ट कैसा आता है। अंशुल 1 अगस्त को ना एनएमडीसी के अंदर एक सेल बार बनी थी, आज हम 14 अगस्त पे आ गए हैं, वो सारी की सारी सेल बार रिटर्न डाउन हो गई हैं, यानी कि ख़त्म हो गई हैं। एनएमडीसी बीटीएसटी का और आगे लेके जाने का कैंडिडेट है क्या? 118 पे चल रहा है, डेज हाई पे है। इसी में जो रिएक्शन आ रहा था, जिस पॉइंट को आप बता रहे थे, वो प्रीवियस स्विंग हाई था और कंसोलिडेशन पूरा करके ये कपन हैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है। 118.75 इसमें एक रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट उस पे आ गया है। 118.75 के ऊपर निकलते से इसमें बीटीएसटी, ना सिर्फ बीटीएसटी बल्कि स्विंग ट्रेड भी करना चाहिए। ऊपर में 129 तक के टारगेट मिलेंगे, जो प्रीवियस स्विंग हाई है जनवरी 2023 का। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, भले आपको निफ्टी की अच्छी रिकवरी दिख रही होगी, लेकिन अगर आप वैसे देखें ना तो वेटेज वाले शेयर्स की वजह से आज बाज़ार को काफ़ी हेल्प मिली है। बढ़ने वाले शेयर्स में सिर्फ रिलायंस ही आज अकेला ही 27 पॉइंट निफ्टी का सपोर्ट कर रहा है। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई को अगर आप जोड़ दें तो इन सब का कॉम्बो करीब 50 पॉइंट का बनता है निफ्टी की रिकवरी का। वैसे देखें आप टोटल 50 शेयर्स में से आप एक काम करेंगे, एडवांस डिक्लाइन वाला भी जरा दिखा दीजिए, जिसमें
NSE के कुल शेयर, BSE के कुल शेयर और वादा के शेयर भी आपको दिखेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी के 50 में से 26 शेयरों में नुकसान अभी भी है, 24 शेयर ही है, लेकिन रिकवरी अच्छी आई है बिकॉज ऑफ वेटेज वाले शेयर। अगर आप एडवांस डिक्लाइन F&O का भी देखेंगे ना, तो डिक्लाइंस अभी भी 115 हैं, एडवांसेस 68 है, लेकिन फिर भी रिकवरी अच्छी है। तो इसलिए आपको थोड़ा ना कैटेगोरी चेक करना होगा कि मैं किस शेयर पे किस जगह खड़ा हूँ, ओवरऑल मार्केट को देखूँ, किस शेयर को देखूँ। थोड़ा गंभीर बाजार है, थोड़ा समझ के चलने वाला मार्केट है, वैसी कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो हम आपके सामने हैं ही और एक्सपर्ट्स आपको बता ही रहे हैं कि कैसे कैसे ट्रेड करना है। एक शेयर मेरे लिस्ट में और है, ज़रा उसके बारे में और पता कर लेता हूँ, वह है सेंट्रल बैंक। एक बार ज़रा सेंट्रल बैंक का चार्ट लक्ष्य आप खोलिए, ये ब्रेकआउट है या फिर अभी थोड़ा वेट करना है? सरकारी कंपनी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी, मैं तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। एक बड़ा कैंडल हमने देखा था, लेकिन इसको 32 के ऊपर कंसोलिडेट करना चाहिए, तो 1 से 2 दिन और, तब हम यहाँ से फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। क्योंकि इसने काफी दिन पुराना, ऑलमोस्ट 17 जनवरी का इसने हाई तोड़ा है। तो एक बार इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाए 1 से 2 दिन, तो आपको यहाँ पे अपसाइड मिलेंगे 40 तक के। लेकिन 1-2 दिन वेट कर ले, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 31 अप्रोक्सीमेटली। ओके, आप काफ़ी सालों से अगर मार्केट में हैं तो आप पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण से जुड़ी हुई चीज़ें सुनते होंगे, साथ में एक शब्द भी सुनते होंगे, कार्बन क्रेडिट्स। ये कार्बन क्रेडिट क्या है और इसको लेकर क्या मसौदा बन रहा है? प्रकाश के पास एक जानकारी है, क्यों ना उसी से समझ लें। प्रकाश, बताइए जरा, एक कार्बन क्रेडिट के फ्रेमवर्क को लेकर कोई चर्चा हो रही है या फिर इस कुछ और है माजरा? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कार्बन ट्रेडिंग मार्केट के मसले पर जिस कमेटी का गठन हुआ है उसने कार्बन ट्रेडिंग एक्सपोर्ट के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पावर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन हुआ है उस कमेटी ने स्टेक होल्डर्स के साथ इस मसले पर बैठक की है और कार्बन क्रेडिट की जहां तक बात है उसके इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर अपनी मंजूरी दे दी है। अब सरकार जल्द ही इसके लिए एक्सपोर्ट के लिए एक वाइडर फ्रेमवर्क जो है उसकी घोषणा करेगी कि आखिर इसको कैसे अंजाम दिया जाएगा। हालांकि इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए ही इसकी मंजूरी मिली है और इसको कई फेजेस में लागू किया जाएगा। पहले फेज में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं वहाँ पर कार्बन क्रेडिट एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाएगी। इनफैक्ट सरकार जो है कई देशों के साथ बातचीत भी शुरू कर चुकी है जहां पर कार्बन इंटरनेशनल ट्रेड जो है कार्बन क्रेडिट का वो किया जाएगा। जहां तक दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का सवाल है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, उसको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा, लेकिन अगले फेज में। पहले सरकार ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के साथ आगे बढ़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि अगस्त 2022 में सरकार ने कार्बन क्रेडिट के इंटरनेशनल ट्रेड पर रोक लगा दी थी। इसका मकसद ये था कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको इसका फ़ायदा मिले ताकि वो नेट ज़ीरो का जो टारगेट है वो अचीव कर पाए। लेकिन अब सरकार ने अपनी सोच में बदलाव किया है और मकसद ये है कि कई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो हैं उसमें इस बात के अवसर हैं कि एक्सपोर्ट हब भारत जो है वो बन सकता है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया की बात कर लीजिए। लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए अब कार्बन क्रेडिट के एक्सपोर्ट की तैयारी जो है वो की जा रही है और इसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार 2030 तक देश के कुल एनर्जी कंजम्पशन में जो रिन्यूएबल की हिस्सेदारी है उसको बढ़ाकर 50% करना चाहती है और उस दिशा में कई अहम कदम उठा रही है। बहुत शुक्रिया प्रकाश, शानदार खबर को लेके आने के लिए। और अगर आप थोड़ा रिसर्च में अगर आप रुचि रखते हो तो आप इस पूरे मैटर पर रिसर्च करेंगे, आपको ढेरों ऐसे शेयर मिल जाएंगे जो डायरेक्ट ग्रीन एनर्जी, कार्बन क्रेडिट और रिन्यूएबल्स के प्ले हैं। रिलायंस ऑफकोर्स का एक बड़ा हिस्सा उससे आने की उम्मीद है, लेकिन ये डायरेक्ट प्ले और भी कारोबार हैं, इसमें कुछ डायरेक्ट प्ले भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन राजेश जी के पास जाते हैं और मैं बात करना चाहूँगा कैपेसिटी इंफ्रा। राजेश जी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कैपेसिटी इंफ्रा में ओवर द वीकेंड रिजल्ट आया था, रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर था जिसकी वजह से 9% स्टॉक घटता हुआ नज़र आया आज। लेकिन एक महीने पहले इसमें कुछ ब्लॉक्स हुए थे और बाजार में मुकुल अग्रवाल और ये बड़े बड़े लोगों के नाम उस ब्लॉक में, विकास खेमानी जी ने शायद लिया था और भी लोगों ने इसमें स्टॉक लिया हुआ है। तो मैं सिर्फ 2 और 2 जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों ने 1-2 महीने के
एक दो क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से तो ऑब्वियसली नहीं लिया होगा, लेकिन आपको लगता है कि ये जो स्पेस है इसमें आगे ऑर्डर बुक की क्लैरिटी और बढ़ सकती है? हाई राइज रिलेटेड काम करती है कंपनी, 50 फ्लोर के ऊपर वाला, तो क्या इस डिक्लाइन में आपको कंफर्ट आएगा लेने का? एक सेंस ये आ रहा है कि ये कंपनी सिर्फ लेगेसी इशू के चक्कर में ये क्वार्टर इम्पैक्ट हो गया, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर इंप्रूव हो सकते हैं। देखिए, लेगेसी इशूज के लिए तो हुआ है, ये तो हमने भी नतीजों में देखा, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की कंपनी हो, उसके एक तिमाही के नतीजे देख के या 2 तिमाही के नतीजे देख के उसके प्रोस्पेक्ट्स पे सवाल उठाना मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट्स कई क्वार्टर्स तक चलते हैं और रेवेन्यू और बॉटम लाइन को उसको अकाउंट करने में हो सकता है कि कुछ लैग हो। तो ये मैं नहीं समझता कि एक क्वार्टर के में अगर नंबर्स खराब आए हैं तो उसके वजह से स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। ये लेवल जो 190 195 के आसपास के हैं, मेरे हिसाब से अगर किसी को मध्यम से लंबी अवधि के नजरिया हो तो बिल्कुल खरीदारी का ही मौका बन रहे हैं। इन लेवल्स पर खरीदारी का मौका मिलना चाहिए। 9% नीचे आज कैपेसिटी, तो ऐसे में वैल्यू बाइंग तो बिल्कुल दिख रही है। लेकिन इस बीच आज के लॉन्ग ट्रेड्स, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होंगे? क्योंकि बैंक्स में थोड़ी सी फिर से सॉफ्टनेस दिखी या फिर इंट्राडे ट्रेड स्क्वायर हुए, लेकिन निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ है, रिलायंस ने लीड किया है और ऑफकोर्स दूसरे स्पेसेस से भी स्ट्रेंथ आई है। एक बार बीटीएसटी ट्रेड्स लक्ष्य आपके क्या होंगे? आज के कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होंगे? मुझे रिलायंस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, और 2560 के आसपास अगर स्टॉप लॉस लगाएं 5560 का, तो मुझे लगता है यहाँ पे आप 2620 तक के लेवल्स देख सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये उठना शुरू हुआ है। तो पहला होगा रिलायंस, दूसरा है इन्फोसिस, और इन्फोसिस ने 20 डीएमए के नीचे जाके वहां से पूरा एक इंगल्फ किया है प्रीवियस डे का कैंडल, तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है। अगर ये 1398 के लेवल के ऊपर निकल जाता है, मान लीजिए 1400 के ऊपर निकल जाता है, तो 1425 और 1440 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि ये ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिनेरियो बन जाएगा और इन्फोसिस में एक गैप था वो फिल होने लगेगा। तो ये 2 स्टॉक पे मेरी नजर है, और इसी को देखते हुए निफ्टी मुझे लगता है यहाँ से एक अपसाइड 50 to 80 पॉइंट का दिखा सकता है, उससे पहले कि अगला फॉल आए। निफ्टी में इन्फोसिस और रिलायंस आप बता रहे हैं, और निफ्टी पर भी अपना बाय ट्रेड बता रहे हैं, ठीक है। अंशुल, आपका क्या होगा कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स? पॉलीकैब में बाइंग देंगे। पॉलीकैब में मल्टीपल डेज की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया है। 4740 पे बीटीएसटी रहेगा, स्टॉप लॉस 4700 का रहेगा और टारगेट ऊपर में 4900 का रहेगा। दूसरा बीटीएसटी में देना चाहूंगा निफ्टी पे। मॉर्निंग में जब खुला था तो बहुत सारे कॉल राइट हुए थे 19300 और 19350 के स्ट्राइक पे, और अब मार्केट क्लोज होते होते दोनों पे पुट में हेवीएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो जो मॉर्निंग में कॉल राइटर्स थे वो ट्रैप हैं, और जिनने मॉर्निंग में शॉर्ट किया वो भी ट्रैप दिख रहे हैं। बीटीएसटी निफ्टी देना चाहिए, ऊपर में 19500 तक के टारगेट बहुत आराम से मिलना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो पॉलीकैब पे आपका बीटीएसटी ट्रेड रहा, लेकिन एक बार इस हफ्ते में, क्योंकि कल एक छुट्टी है, नेशनल हॉलिडे है, और बाजार अब जब खुलेगा तो बुधवार को खुलेगा, तो क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो इस पूरे हफ्ते के लिए, ट्रंकेटेड वीक के लिए प्ले आउट करेंगे? ममाक्षी से एक बार समझ लेते हैं। ममाक्षी, बताएं कौन से इवेंट्स पर नजर है, मैक्रो भी और माइक्रो भी? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ मैक्रो इवेंट्स के साथ। तो कल, जैसे कि आपने कहा, कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है और इसी के साथ मार्केट्स कल ज़रूर बंद रहने वाले हैं, मगर ग्लोबल फ्रंट पर अगर हम देखें तो यूके की तरफ से जॉबलेस क्लेम्स एक्सपेक्टेड है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी एक्सपेक्टेड है। अगर हम देखें तो चाइना की तरफ से रिटेल सेल्स आने वाले हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आने वाला है। इसके अलावा ये होंगे क्यूज़ जो कल आएंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ देखें, कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़ है जो अगस्त 16 को भी आने वाले हैं। FOMC की मिनट्स है जो जुलाई मीटिंग के, वो डिस्क्लोज होंगे। इसके अलावा यूएस की तरफ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी एक्सपेक्टेड है, यूके की तरफ से CPI, यूरोजोन की तरफ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और GDP डेटा भी एक्सपेक्टेड है, और ये सब डेटा आएगा अगस्त 16 को। और आखिर में हम फोकस करेंगे एक नई कंपनी पर जो लिस्ट होने जा रही है एक्सचेंजेस पर, SBFC फाइनेंस। हाल ही में हमने देखा था IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, और हम देखेंगे कि अगस्त 16 को ये कंपनी है वो एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने जाएगी, और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। ओके, ठीक है ममाक्षी, बहुत शुक्रिया सभी चीज़ों को कंपाइल करके लेके आने के लिए। कल छुट्टी होगी, लेकिन सोमवार को इन सब चीज़ों का जो वो आ जाएंगे उनका इम्पैक्ट भी
आप मार्केट्स पे देखेंगे ही। खैर इस समय वापस से निफ्टी पे लौट आते हैं। 7 अंकों का नुकसान वापस निफ्टी पे रहे, 182 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी पे। थोड़ी देर पहले मैं आपको यही चीज़ नोटिस करवाने की कोशिश कर रहा था कि बड़े शेयरों की मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर आप ओवरऑल पार्ट देखेंगे तो अभी भी ज़्यादातर शेयरों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए आपको जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं, चाहे लक्ष्य हैं चाहे फिर अंशुल हैं, उन दोनों का यही कहना है कि थोड़ा संभल कर अभी भी ट्रेड करने की ज़रूरत है और छोटे छोटे पुल बैक को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की आदत डालिए। अब एक तरफा बाजार चलने वाले दिन शायद धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और ट्रेड पकड़ते हैं और ज़रा समझते हैं। अच्छा, अडानी ग्रुप के बारे में वापस से राजेश सर है, ज़रा पता कर लेते हैं। राजेश सर, ये अडानी ग्रुप के शेयर के अंदर 3-3, 4-4% तक का कट है। वजह क्या है सर? ये डिलॉट वाली वजह है? तो ये तो आपको नहीं लग रहा कि ज़्यादा ओवर रिएक्शन है कुछ, क्योंकि वो चले गए और उसके बाद नए ऑडिटर तो आ ही गए। फिर क्या प्रॉब्लम हुई कि सर अडानी एंटरप्राइजेस, पोर्ट सबको टूटना पड़ा आज? एक्चुअली सही कहा, वो जो उनके ऑडिटर्स ने, डिलॉयट ने रिजाइन किया और कुछ कमेंट दिए, उसके रिएक्शन बाजार में देखने को मिला। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, कल संडे में कहीं गया हुआ था और कुछ लोग मिले तो उनका भी यही मानना था कि ऐसे आ गया, ये गिर जाएगा टाइप्स। तो ये मार्केट का रिएक्शन है, अदरवाइज ऐसी कोई मुझे नहीं लगता कि दिक्कत की बात है। जो दिक्कतें पहले थी वो ऑलरेडी बाजार ने डिस्काउंट कर ली है। और इस वक्त अगर इस पूरे ग्रुप में कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ एक अदानी विल्मर का, अदानी पोर्ट्स का, ये दो बहुत अच्छे हो सकते हैं मध्यम अवधि के लिए। और थोड़ी लंबी अवधि हो तो अदानी इंटरप्राइज पे ध्यान देना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न दे सकता है। इनफैक्ट अदानी पोर्ट्स अगर आप देखिए तो आज के इंट्राडे लेवल से बहुत बढ़िया रिकवर हुआ है। अगर आप इंट्राडे ग्राफ देखें अदानी पोर्ट का, और ये सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एकदम प्राइस्ड एसेट है। बाकी सारे कारोबारों में अदानी पोर्ट का कारोबार आज 772 का लो बना के इस समय 787 के आसपास ऑलरेडी आ गया। तो वो जो डिप थी वो एक्चुअली बाय कर ली गई। और जैसा डिम्पी बता रहे थे, ऑडिटर आ ही नहीं गया है। वो जो नया ऑडिटर आया है वो भी विश्व में 8-10 टॉप ऑडिटर्स में से उनका नाम है, कोई मामूली ऑडिटर नहीं है। तो ये वाला मैटर सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। सीमेंट स्टॉक में आज खासी कमजोरी देखने मिल रही है। पिछले 1 महीने में अच्छे चले। कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट लक्ष्य आपको सीमेंट में दिखता है क्या? जी, शॉर्टिंग तो नहीं, लेकिन अगर आप अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ये थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ओवरऑल तो मैं सारे को शॉर्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी वीकनेस अभी बनी रह सकती है। और 410, 420 के आसपास एक बार जा सकता है, जहां से इसको फिर से सपोर्ट मिलेगा। अगर ये अदानी का इशू थोड़ी सी सॉर्ट आउट होता हुआ दिखता है और हम 450 के ऊपर निकल जाते हैं तो यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी बन जाएगी। तो ओवरऑल इसको थोड़ा सा वॉच करें, क्योंकि ये अगर आज का लो तोड़ता है कल तो एक 20 रुपीज का स्लाइड है। लेकिन अगर रिकवरी हम देखते हैं इसको 16 अगस्त से, तो डेफिनेटली ये फिर एक शॉर्ट कवरिंग दिखा के आपको फिर से 470, 480 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो इस स्टॉक में हलचल काफी बनी रहेगी। ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो बात हुई अंबुजा सीमेंट की, लेकिन आप ऑटो एंसिलरी में स्टॉक्स देखें तो आज इन कई सारे स्टॉक्स जो पिछले हफ्ते भी जिनमें मूव थी, बैंको प्रोडक्ट्स जैसे जेबीएम ऑटो, इनके नंबर्स भी आए थे, वहां पर आपको अच्छी मूव दिख रही है। कोई ऑटो एंसिलरी प्ले जो आपके रडार पर राजेश आता हो? ऑफ कोर्स कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर जहाँ रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो, क्योंकि पूरा स्पेस काफी चल भी चुका है। एंट्री, फ्रेश एंट्री कहाँ ढूंढ सकते हैं? देखिए, अभी भी कुछ एक स्टॉक है जो अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है। एक आधा का नाम गिनाना हो तो मैं एलजी बालकृष्णन का बताना चाहूंगा। ये चेन्स बनाती है कंपनी और रोलोन के नाम से ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है। नंबर्स देखेंगे ठीक ठाक आए थे। और वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो दूसरों के वनिस्पत इतने पीयर ग्रुप्स के जो पूरे ऑटो इंडस्ट्री पैक है उसमें इनके वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं और प्राइस सारे ही ओईएम्स को ये सप्लाई करती है। मैं समझता हूँ कि अगर 1-2 क्वार्टर कोई रखता है तो करीब 1200 के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। ओके, ठीक है, 1200 रुपये तक के टारगेट है। इसमें ट्रिप के नंबर आ गए, एक बार फटाफट से चार्ट चेक भी करा लेते हैं। 40 रुपये के आसपास का शेयर है, इस ट्रिप के नाम से मिलेगा। अंशुल जरा चेक कर लेना, नंबर्स हम बता देते हैं। 88 करोड़ से सीधा 124 करोड़ का मुनाफा आया है, यानी कि इनका रेवेन्यू है। प्रॉफिट्स के नंबर भी आ जाएंगे और मार्जिनस के नंबर भी आ जाएंगे। मार्जिनस बढ़ के आने चाहिए थोड़े, अभी तो आई के नंबर है मेरे पास। एक बार आप चार्ट चेक कर लीजिए इन बिटवीन। अंशुल, इस ट्रिप के नाम से होगी कंपनी। माई ट्रिप पे ट्रिपल बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है डेली चार्ट पे, और ये काफी ओवरसोल्ड काउंटर है। रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं तो इसमें रिएक्शन भी कुछ हद तक पॉजिटिव आएगा।
एक रेजिस्टेंस है इसमें 41 का, 41 निकलते से इसमें एक ऊपर की तरफ 4350 और 4465 के टारगेट बनेंगे। तो लगभग 8 से 10% की अपमूव अच्छे रिजल्ट के रिएक्शन में आना चाहिए स्टॉक में। ओके ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। खैर नंबर्स अभी भी आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। एक और JSW एनर्जी पे करीब 2.5 करोड़ शेयरों का एक ब्लॉक भी लगा है, तो इसको भी चेक करा लेते हैं। लक्ष्य एक बार जरा इसको चेक कर लेना। JSW एनर्जी 2.5 करोड़ शेयरों का ब्लॉक है। जी फिलहाल इसका स्ट्रक्चर जो है मतलब काफी ज्यादा ये एक तरह से यूफोरिक काइंड ऑफ मूव दिया है इसने, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे चेस करना चाहिए। 360-365 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा ये जाएगा वहां पे, लेकिन बहुत शार्प मूव्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो नई एंट्री ना ले, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए और आपको 365-370 तक का एक मूव दिखा सकता है, लेकिन नई एंट्री ना ले यहाँ पे। एंट्री अभी फिलहाल नहीं, लेकिन अप मूव में ऑलरेडी JSW एनर्जी अच्छा खासा चल रहा है। और आज दिन भर हमने जिस तरह की स्मार्ट रिकवरी निफ्टी इंडेक्स पर देखी, जिसमें रिलायंस ने, एनर्जी पैक में रिलायंस ने, ऑयल प्रोड्यूसर्स ने, IT काउंटर्स ने दिखाई और इनफैक्ट कुछ प्राइवेट बैंक्स ने भी जो दिखाई, वो एक्चुअली एक स्मार्ट रिकवरी थी कि आप देख पाए कि 19,400 के ऊपर क्लोज होने में बाजार कामयाब उसकी तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहा है। बैंक्स भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई, बैंक्स में प्राइवेट स्पेस बैंक्स का भी कंट्रीब्यूशन था और इनफैक्ट SBI जैसे काउंटर्स ने भी यहाँ अटेम्प्ट किया, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा फिर से वो जो गेन्स हुए हैं वो इरोड हुए हैं कि 44,000 के पास ही आप बैंक निफ्टी को बंद होते हुए देख रहे हैं। आज बड़े गेनर्स अगर आप बात करें निफ्टी पर, नंबर्स में जो की नंबर्स आने हैं, डिवीज लैब के आज नंबर्स आए, कॉनकॉल के कुछ कमेंट्स आए और उसके बाद हमने देखा शेयर में स्ट्रेंथ थी और अब ITC के नंबर्स हैं ऑलमोस्ट, और बाकी जो ब्रॉडर मार्केट से कुछ नंबर्स हैं ऑलमोस्ट अर्निंग सीजन लास्ट लेग में ये ख़त्म के ही पास है। इनफैक्ट इसी वीक में सारी अर्निंग्स हो जाएंगी। आज जो IT काउंटर्स में जहां पर अच्छी रिकवरी हुई उनमें इन्फोसिस और विप्रो तो शुरुआत से ही वीक नहीं थे, डिस्पाइट वीक मार्केट थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मिड कैप IT ने और लार्ज कैप IT में कुछ नेम्स लाइक LTI माइंट्री आए, वो टॉप गेनर भी हैं। LTI माइंट्री इस वक्त टॉप गेनर, इन्फोसिस आप देखिए 1.5% के साथ, इनफैक्ट BTSC ट्रेड भी है इन्फोसिस। उसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स में उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ा कंट्रीब्यूशन, हैवी लिफ्टिंग की, 1.1% की तेजी वहां से आई। और उसके अलावा जो कंज्यूमर नेम्स थे उनमें HUL, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स सामने आए। एशियन पेंट्स भी लास्ट वीक काफ़ी गिरा, उसके बाद आज फ्लैट टू पॉजिटिव है, इनफैक्ट फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करते हुए बंद हो रहा है। लेकिन ऑयल प्रोड्यूसर इनफैक्ट आधे परसेंट, देयर वाज सम एरर इन माय सिस्टम, आधे परसेंट बढ़त के साथ बंद हो रहा है। नेस्ले जैसे काउंटर्स, तो फार्मा पैक से भी कुछ काउंटर्स है, कंज्यूमर नेम्स है जो ऊपर आए। इसके अलावा एनर्जी पैक से रिलायंस ने सपोर्ट किया, IT ने सपोर्ट किया, ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक ONGC का सपोर्ट मिला कि बाजार निफ्टी पर हमने देखा कि लगभग 100-125 पॉइंट्स की रिकवरी भी प्ले आउट हुई। अडानी एंटरप्राइज गिरने वाले स्टॉक्स में अडानी एंटरप्राइज टॉप लूजर भी है। डिलॉयट एज एन ऑडिटर गया और उसका इम्पैक्ट आपको अडानी के सारे पैक पे देखने को मिल रहा है। मेटल्स आज ज़्यादा परफॉर्मिंग नहीं थे, इनफैक्ट लगाड़ थे, JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स। और दूसरे काउंटर्स में आप देखें तो फिलहाल SBI आपको 2.5% की गिरावट के साथ जरूर काम करते हुए दिख रहा है, लेकिन बैंक से एक अच्छी रिकवरी कंसोलिडेशन के फेज में दिखते हुए बैंक जरूर दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप में भी क्विकली एक नजर डाल लेते हैं। मिड कैप स्टॉक्स में जहां अच्छी मूव आज देखने को मिली उनमें रिकवरी भी अच्छी आई, उसमें फार्मा के नेम्स तो हैं ही, औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, उसके अलावा पॉलीकैप जैसे काउंटर, मैक्स फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स, वर्लपूल जैसे काउंटर्स और VBL तो चल ही रहा है, वो सारे शामिल थे। और गिरने वाले काउंटर्स में आज मेटल, एल्यूमिनियम, स्टील सब थोड़े से प्रेशर के साथ काम कर रहे थे। डालमिया भारत सबसे बड़ा लूजर भी रहा। ट्रंकेटेड वीक है, बड़े इवेंट्स जो होंगे क्योंकि आज US मार्केट्स तो ऑफकोर्स जब हम वेंसडे को आएंगे तो दोनों दिन की हमारे को मूवमेंट को डाइजेस्ट करना होगा। आज भी US मार्केट्स की और कल भी FOMC की मीट है, जिसको 17 तारीख को हम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि 16 की इवनिंग की मीट है। लेकिन बाजार और हमारे यहाँ CPI के फिगर्स आने हैं और शायद जिनके बढ़ के आने की एक संभावना, एक आशंका लग रही है। तो देखना होगा ओवरऑल के बाजार की इस जो लगातार पिछले 8-9 सेशन की कंसोलिडेशन चल रही है और हम 700-800 पॉइंट करेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद
क्या एक बॉटम लाइकली इस हफ्ते दिखता है या फिर ये वीक भी कंसोलिडेशन में चला जाएगा? क्यूज क्या होंगे ग्लोबल मार्केट्स के, ये सब रिएक्ट करेंगे हम बुधवार को। मुझे और डिम्पी और अजय को दीजिए इजाजत। बुधवार को फिर सुबह होती है ओपनिंग में आपके साथ मुलाकात। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सारे व्यूअर्स को इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।